हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बीपीसीएस 186 का यूनिट 7 पढ़ा था, जो कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 2। अब जो है हम इसके यूनिट 8 पे आ गए हैं, जो कि है हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 3। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब कुछ और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारी आ जाती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स जो होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी स्किल्स जो हैं आपके आ जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में। उसके अलावा एक और टेक्निक जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, वो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो है टेक्निक्स जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हमें जो है डिस्क्राइब करना है इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने 4 तो यहीं पे बताई हैं। इसके बाद में हमने जो है डिस्कस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो है इस चैप्टर में अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब सीधा हम जो है सेक्शन 8.2 पे आ जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है कि इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि आप और किसी और इंसान के बीच में कम्युनिकेशन, या फिर जो है आप एक दूसरे को समझ पाओ, उस स्किल को जो है इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वो इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल हो, या फिर आप बातचीत जो है एक दूसरे को समझ पाओ, उसके लिए कुछ स्किल्स है, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एक। इसके अलावा आपके पास में एक और जो है यहाँ पे है बता रखा है, एक मिनट ये थोड़ा सा आगे हो गया। सेल्फ अवेयरनेस एक है, जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। सेल्फ अवेयरनेस की अपने बारे में की जानना और दूसरे के बारे में जानना। इसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि आपको जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि बातचीत हो रही है तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो उसका रेजोल्यूशन जो है उसको रिजोल्व करना भी आपको आना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, जो कि कंटिन्यूअस होता है, यानी कि चलता रहता है लोगों के बीच में, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, या फिर अपनी जो मन की बात है दूसरों को बताते हैं, दूसरे की मन की बात समझ पाते हैं। तो ये जो है जनरली दो लोगों के बीच में होता है, वही है कि इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है, एज वेल एज यानी कि इन्फॉर्मेशन बताना और उसको सुनना, वही बात होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर काफी सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं। तो उसमें हो गए सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुन रहे हो, कि आपके सुनने में इंटरेस्ट है, सामने वाले को लग रहा है कि आप उसकी बात सुन रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है एक्टिव लिसनिंग, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। इसको बोलते हैं कि सुनने वाला बनो। कहने का मतलब है एक्टिव लिसनिंग का मतलब सुनने वाला बनो। अगर आप सुनने वाला बनोगे तो आपकी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट आती है तो ओपन टू फीडबैक। अगर कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है तो आप उसकी तरफ में उसको एकदम नकारो मत। उसको बोलो कि हाँ, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, और आप जो है उसके ऊपर काम करो। यानी कि उसको खुले हाथों से ओपन रहो, यानी कि उस फीडबैक के लिए उसको एकदम रिजेक्ट मत करो। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। इसके बाद में आपको पे अटेंशन तो नॉन वर्बल बिहेवियर्स, या फिर जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, जो अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होती हैं, साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स जो होती है, उनको आपको जो है यहाँ पे पढ़ना चाहिए। कुछ पॉजिटिव नॉन वर्बल बिहेवियर होते हैं, जैसे कि आपको जो है रेगुलर आई कांटेक्ट, यानी कि जब बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करना, यानी कि एकदम ऐसे नहीं घूर रहे हैं, पर एक कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट बन रहा है। उसके बाद में जब भी कुछ चीज बात कर रहे हैं, तो फिर आप अगर उसको मंजूरी, यानी कि आपको लग रहा है कि ठीक बोल रहा है, तो सर को हिलाना, नोट करना सर को। उसके बाद में जब कोई बात समझा रहा है या फिर आपको कुछ लग रहा है, तो आप अगर स्लाइटली लीन होते हैं, यानी कि आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो फिर जो है सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए वो ज्यादा जो है खुश होता है, और ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, नॉर्मल वाले बिहेवियर, जो बोलने की जरूरत नहीं है, पर हाव भाव से दिख जाते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं मिलाना, कि बात कर रहे हैं हम कोई और देख रहे हैं। ये जो है ये जो है यानी कि कम्युनिकेशन में जो है दरार, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है।
इसके अलावा आप जो है एक्सेसिव जोनिंग कर रहे हैं, यानी कि उबासियाँ बहुत ले रहे हो बात करते समय, यानी कि आपको उनकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपके जो है शोल्डर वो झुके हुए हैं, या फिर आपका सर झुका हुआ है, या फिर आप एकदम इनएक्टिव पोजीशन पे हो, जैसे कि स्लाउच हो रखे हो आप, या फिर झुक रखे हो, कमर टेढ़ी हो रखी है आपकी। तो इससे आपको ये दिखता है कि आप जो है उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सारी चीज़ें डिनोट करता है, जो कि हमारा जो है कम्युनिकेशन में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसके अलावा जो है हमारे, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आपको जो है कम्युनिकेटिंग बैरियर्स को जो है वो मैनेज करना आना चाहिए। कुछ कम्युनिकेटिंग बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल कम्युनिकेटिंग बैरियर्स है, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेटिंग बैरियर्स है, कल्चरल कम्युनिकेटिंग बैरियर्स होते हैं। फिजिकल कम्युनिकेटिंग बैरियर्स में हो सकता है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस या फिर नॉइस हो रखी है, या फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, कहीं और हो आप, कहीं और हो, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या फिर कोई टाइमिंग बहुत बेकार है आपकी, यानी कि आप जो है गलत टाइम पे बोलते हो, कि सामने वाला बोल रहा है उसी के बीच में बोल दिया, ये एक जो है एक फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर है। या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर जो डिस्टरबेंस है, ये सारे फिजिकली जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें कम्युनिकेट नहीं करने दे रही है, वो सारी हमारे जो है फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शंस है यहाँ पे, या फिर बायसेस हैं, यानी कि आप क्या कुछ पर्सपेक्टिव अलग है दूसरे के हिसाब से, तो आप चीज़ों को अलग देखते हो, वो हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। या फिर आप किसी के प्रति बायस हो, यानी कि अगर कोई एक पर्सन के प्रति बुरा बोल रहा है, कि उसका बता रहा है कि ये गलत है, पर आप उसके प्रति बायस हो, तो आप उसको बोल रहे हो कि भैया ये ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, ऐसे टाइप में बोल रहे हो आप। तो ये चीज़ें जो है बायस में आ जाती है, या फिर आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्टेड है, या फिर कुछ मल्टीपल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स अलग अलग होती है, तो उनकी वजह से, या फिर आपको जो है फीडबैक नहीं मिल रहा इनकी वजह से, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स मिल जाते हैं। इसके बाद में आपकी कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपको लैंग्वेज नहीं आती सामने वाले की, तो आपको जो है वो एक कल्चरल बैरियर आ गया, स्टीरियोटाइप्स हो गए, कि भैया आपने मान लिया कि जैसे कि बोलते हैं काफ़ी बार कि एशियंस जो है ऐसे होते हैं, या फिर आप बोल देंगे कि कोई अमेरिकन्स जो है वो ऐसे होते हैं, या फिर यूरोपियंस ऐसे होते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप बोल दिया आपने, वही पे स्टीरियोटिपिकल कोई चीज़ बोल दी, तो फिर वहाँ पे ही कम्युनिकेशन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट उधर पड़ जाता है उसके ऊपर। इसके बाद में आपने प्रिजुडिस, यानी कि आपने कोई प्रिजुडिस, यानी कि आप जो है कुछ मान मन में बना के लेके बैठे हैं कि सामने वाले के ऊपर, यानी कि सामने वाला ऐसा ही है, यानी कि आपने उसको समझ लिया कि ऐसा है, पर वो शायद से वैसा ना हो। तो ये जो है बोला नहीं जा रहा, प्रिजुडिसेस जो है, ये सारे भी हमारे कल्चरल बैरियर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इफ़ेक्टिव मेथड्स बता रहा है कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें पर्सनल स्पेस का जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर्सनल स्पेस के बारे में बता देते हैं कि 3 वॉल्स होती है, फिर 3 बबल्स होते हैं। इंटरनल वॉल होता है, मिडल वॉल होता है, आउटर वॉल होता है। इंटरनल वॉल जो होता है वो इंटीमेट ज़ोन होता है, यानी कि ये आप तक सीमित है। आप बहुत ही करीब लोगों को इसमें लाते हैं, या फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है लोगों की, या फिर जो बातचीत हो रही है वो बहुत ही करीब लोगों के पास में है। इसके बाद में पर्सनल ज़ोन होता है, यानी कि आपके परिवारजन, ये सारी चीज़ें जो आपके करीबी हैं, दोस्त वो हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका पर्सनल ज़ोन में आ गए, करीबी दोस्त। इसके बाद में आपका बिज़नेस ज़ोन आता है, यानी कि जान-पहचान वाले, कि भैया हाँ, हमारे क्लासमेट थे, या फिर हाँ, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, कि हाँ, ये हमारे पास में, यानी कि कहीं कहीं के दूर के रिश्तेदार हैं। ये जो है हमारे बिज़नेस ज़ोन में आ जाते हैं, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आप ज़्यादातर बात करते हैं। इसके आउटसाइड जो चीज़ है वो आपको पता नहीं है। तो अगर कोई आता है तो बिज़नेस ज़ोन में जनरली वो एंटर कर सकता है। तो आपको जब भी बात कर रहे हो तो आपको इन ज़ोन का ध्यान देना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आप कहीं सामने वाले के इंटीमेट ज़ोन में तो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे हो। अगर उसके जो है करीबी हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप उसके करीबी नहीं हो, अगर आप उनके इंटीमेट ज़ोन पे इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, तो फिर आप जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर जो है कम्युनिकेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है। तो ये एक पर्सन है, इसका ये हो गया, ओह सॉरी, इसका ये हो गया इंटरनल वॉल या फिर इंटीमेट ज़ोन, ये हो गया पर्सनल ज़ोन, और ये हो गया बिज़नेस ज़ोन।
तो यही है सबसे ज्यादा जो खास बातें हैं, यानी कि एकदम खुफिया बातें इंसान के बारे में यहाँ पे रहती है। उसके बाद में जो कम थोड़ी सी और ज्यादा बातें जो है वो इधर रहती है पर्सनल जोन में, और बिजनेस जोन के लोगों को ज्यादातर बातें पता नहीं रहती है। इसके बाद में जो ये हो गया हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो ये सारी चीजें एक बार रिकैप करने के लिए हम जो है आंसर में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस का जो है एक्सचेंज करना दूसरे के सामने, वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से, वो होगी कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि आपको जो है स्पीकर को अनडिवाइडेड अटेंशन देनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पैराफ्रेज करो स्पीकर को, यानी कि कुछ अलग तरीके से बोलो कि, यानी कि एक अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है कि हमने ये किया, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि अच्छा तुमने ये किया। तो उससे क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी आ जाती है। तो ये एक एक्टिव लिसनिंग का एक वो जो है पॉइंट हो जाता है। या फिर आप यानी सीक फुल क्लैरिफिकेशन, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में और पूछ सकते हो। ये एक्टिव लिसनिंग या फिर एक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना। ओपननेस टू फीडबैक, जैसे मैंने बताया कि ओपननेस जो है फीडबैक की तरफ, आपको डिफेंसिव नहीं हो रहा, विदाउट डिफेंसिवनेस, तो आपको जो है उसको लेना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर था कि आई कॉन्टैक्ट और ये सारी चीजें मेंटेन करना। इसके बाद में आपका मैनेजिंग कम्युनिकेटिंग बैरियर्स हो गया कि कम्युनिकेटिंग बैरियर्स को आपको मैनेज करना है, जैसे कि तीन कम्युनिकेटिंग बैरियर्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड आपका कल्चरल, ये तीनों जो है उनको मैनेज करना। इसके बाद में आपका पर्सनल जो है स्पेस जो है उनको बारे में आपका है, इंटरनल वॉल, मिडिल वॉल एंड आउटर वॉल। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो कि ज्यादातर लोगों को मिल जाती है। मिडिल वॉल यानी कि आपका जिसको हम पर्सनल वॉल भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आसपास के क्लोज फैमिली मेंबर्स या फिर उनको पता होती है ज्यादातर। और जो इंटरनल वॉल होती है ये बहुत ही ज्यादा खास लोगों को, फ्यू ट्रस्टेड लोगों को पता होती है इधर की इंफॉर्मेशन। तो आपको जो है ये पर्सनल जो स्पेसेस हैं इनका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनको अवॉइड करना चाहिए कि आप इनर या इनर में तो बिल्कुल ना जाए, और मिडिल में तो जाने की कोशिश कम ही करें, क्योंकि ये जो है रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके जो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे। तो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स में पहले तो थी कम्युनिकेशन, सेकंड हमारी सेल्फ अवेयरनेस की, आपको अपने बारे में कितना ज्यादा पता है, किस एक्सटेंट तक पता है, उसको बोलते हैं कि अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में इसको कितना ज्यादा पता है, उसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। जितना ज्यादा आपको अपने बारे में पता है उतना ज्यादा आप जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने को समझ पाएंगे फिर सामने वाले को भी आप समझ सकते हैं। इसका जो एक हमारी जोहरिस विंडो है, ये हमारे जो है सेल्फ अवेयरनेस को समझाने में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मदद करती है। तो इसमें क्या होता है, जोहरिस विंडो में आपका होता है नॉन, दो एक्सिस होती है। एक होता है नॉन टू सेल्फ एंड नॉट नॉन टू सेल्फ। एक होता है नॉन टू या फिर नॉट नॉन टू रख दिया। एक मिनट मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, एक बार आपको आंसर में दिखाऊंगा ये अच्छे से। पर ये होता है कि नॉन टू अदर्स एंड नॉट नॉन टू अदर्स। तो इसके बाद में यहाँ पे अरीना, ब्लाइंड, क्लोज एंड डार्क, ये चार चीजें हो जाती हैं। तो ये जोहरिस विंडो जो बनाई गई थी, ये बनाई थी हमारे जोसेफ लुफ एंड हैरी इनग्रम, जो है इन्होंने बनाई थी। दो साइकोलॉजिस्ट है हमारे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो इनका नाम जोड़ के हमारा जोहरिस विंडो बना है। जो से बन गया जो, और हारी से बन गया जो है जोहरिस। जोहरिस विंडो जिसको हम डिस्क्लोजर या फिर फीडबैक मॉडल ऑफ अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट विंडो अरीना, थर्ड सेकंड विंडो क्लोज्ड, थर्ड विंडो हमारे जो है ब्लाइंड और डार्क, ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। एक बार आंसर में देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोरिस विंडो यहाँ पे आ गई। जोरिस विंडो में तीन सेक्शंस हो गए, अरीना हो गए। अरीना जो होता है ये अरीना होता है, अरीना का मतलब होता है नॉन टू सेल्फ एंड नॉन टू अदर्स। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है और दूसरों को पता है वो जो है अरीना में आ जाती है। और ये इस जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है उसके बेसिस पे आपकी जो है कम्युनिकेशन अच्छे से बैठती है। इसके बाद में पर आपका ब्लाइंड सेक्शन आ जाता है, सेकंड सेक्शन है ब्लाइंड सेक्शन, यानी कि जो नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। यानी कि आपको नहीं पता है उसके बारे में पर दूसरों को पता है, आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर जो आप नोटिस नहीं करते हो पर दूसरे नोटिस कर लेते हैं। तो वो आ जाती है आपकी ब्लाइंड सेक्शन में आ जाती है। इसके बाद में आपका क्लोज सेक्शन आता है। क्लोज सेक्शन मतलब आपको पता है पर दूसरों को नहीं पता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है या फिर वो जो बिहेवियर्स हैं वो जो है आपके यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद में आपका जो है डार्क होता है कि नॉट नोन टू
योरसेल्फ एंड अदर्स। दूसरों को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, वो आपके डार्क में आता है। सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो इधर आ जाती है। इसमें एग्जांपल्स भी काफी सारे दे रखे हैं। अरीना में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि नेम, एज, हॉबीज, ये सारी चीजें आपकी आ सकती है अरीना में, जो दोनों को पता है, आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है। हैबिट्स में और बिहेवियर्स जो है ये आपके ब्लाइंड में आ सकते हैं, कि सामने वाले को पता है पर आपको ना पता हो कि आपके हैबिट्स क्या हैं, आपके बिहेवियर क्या हैं। क्लोज्ड में आते हैं कि इंफॉर्मेशन जो आपको पता है पर दूसरों को नहीं पता है, जैसे कि सीक्रेट्स, डर, या फिर एस्पिरेशंस, जो आपको पता है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, पर दूसरों को आपने बताया नहीं है तो दूसरों को नहीं पता। डार्क में कुछ आ जाते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स, जो आपको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, या फिर फीलिंग्स, अनकॉन्शियस फीलिंग्स जो आपको भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता। आपको जनरली क्या करना चाहिए कि ये जो दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये 3 बॉक्स दिए गए, ये एक्चुअली में इनका साइज़ अलग-अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आपके अलग-अलग सेक्शन में। जैसे कि किसी इंसान का डार्क अगर ज़्यादा है, बड़ा है, यानी कि उसको ना खुद को पता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, ना दूसरों को पता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में। तो वो डार्क सेक्शन में आ गया। पर वहीं पे अगर अपोजिट में अरीना में जाए, यानी कि ऐसा इंसान जिसके खुद को पता है, वो सेल्फ रियलाइज करता है, काफी सारी चीजें उसको पता है और दूसरों को भी काफी सारी चीजें पता है उसके बारे में, तो ये जो है ये अरीना में आया था। जनरली हमें जो है ये करना चाहिए कि अरीना हमारा ज्यादा बड़ा हो, जिसकी जो है ओपन एरिया या फिर हमारा अरीना जो है वो हमारा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यानी कि हमें जो है सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हमारी जो है बढ़ाने में ये मदद करता है। और इससे हमें जो है बेटर कम्युनिकेशन करने में, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलूंगा, ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बेटर करने में मदद करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपको पता है तो आप उसको बता सकते हैं दूसरों को। किसी और से फीडबैक ले सकते हैं, कि अगर जैसे कि दूसरों को पता है, यानी कि नॉन टू अदर्स, ब्लाइंड एरिया का है, और दूसरों को पता है, तो आप फीडबैक लेंगे तो वो आपको भी पता चल गया तो अरीना में आ जाएगा वो। उसी तरीके से आप ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं दूसरों के साथ में, कि आप भरोसा बनाए, तो फिर आप जो है उस तरीके से आप जो है इसको दोनों तरीके से ब्लाइंड को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, क्लोज को भी यहाँ पे ले सकते हैं, आपका अरीना बड़ा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद में आपका डार्क जो है वो आपका यहाँ पे आता जाएगा, नोन टू सेल्फ क्लोज में आता जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर कुछ चीज आप दूसरों के साथ में ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपकी ब्लाइंड में दूसरों को पता चलेंगी, तो फिर आप जो है उसको यहाँ पे भी अरीना में ला सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये सेल्फ अवेयरनेस का। इसके बाद में हमारा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती है। इसके 5 की फैक्टर्स होते हैं, जो कि आ जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने इमोशंस के बारे में ज्ञात होना, कि क्या इमोशंस होते हैं, हमें क्या अपने बारे में जानना, मेनली बात। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने जो इमोशंस है उसको रेगुलेट करना। इसके बाद में हमारा आता है सेल्फ मोटिवेशन, कि हमें बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं, तो उसको सेल्फ मोटिवेशन में बोला जाएगा। इसके बाद में हमारी आती है एम्पैथी, कि अपने आपको दूसरे के शूज में रख के उसकी फीलिंग को फील करना, सामने वाले जो कहना चाह रहा है उसको फील कर पाना, इसको जो है वो एम्पैथी बोलेंगे। इसके बाद में आपकी सोशल स्किल्स, की आप जो है सामने, यानी कि सोशली आप कैसे पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हो कि नहीं रखते हो, उसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते, सोशल स्किल्स आपकी कैसी है, वो सारी ये जो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। एक बार इसको आंसर में देखते हैं अच्छे से देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वे। तो इस तरीके से ये हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस आपका वही है कि अपने इमोशंस को, सेल्फ रेगुलेशन, आपने अपने इमोशंस या फिर इम्पल्सेस को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। मोटिवेशन का मतलब सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना। एम्पैथी, दूसरों के अंडरस्टैंड करना। सोशल स्किल्स, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ में अच्छी खासी जो है रिलेशनशिप वो मेंटेन करना। इसके बाद में हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पहले बुक का देख रहे थे एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, तो जब भी आप किसी चीज से बात कर रहे हैं, अभी हम जो है इंटरपर्सनल स्किल्स में है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि आप दूसरों से बातचीत हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्व करना भी आना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसी को बोलते हैं। तो
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काफी सारी टेक्निक्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की स्ट्रेटेजीज होती है, जिनको 5 स्ट्रेटेजीज है। अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिंग स्ट्रेटेजी है, अकोमोडेटिंग है, कोलैबोरेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइज है। अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि वही सामने वाला या फिर आप जो है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करते हो, कि बोलते हो कि भैया आप जो है अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो ये अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये जनरली अच्छी नहीं होती है। इसके बाद में कॉम्पिटिंग स्ट्रेटेजी होती है। कॉम्पिटिंग का मतलब कि भैया हमें तो जीतना ही जीतना है, सामने वाला चाहे हार जाए, ठीक है, हमारा फायदा होना चाहिए, जो है कॉम्पिटिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है। इसके बाद में अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अकोमोडेटिंग का मतलब है कि सामने वाला चाहे से जीत जाए, हम थोड़ा बैकफुट में आ जाएंगे, कोई नहीं, हमारा नुकसान हो जाए, सामने वाला खुश रहेगा। ये चीज जो है ये अकोमोडेटिंग स्ट्रेटेजी में आती है, ये भी जनरली नेगेटिव है। इसके बाद में जो दो स्ट्रेटेजीज हैं वो जनरली पॉजिटिव रहती हैं, जो कि है कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। कोलैबोरेशन का मतलब है कि आप दोनों आपस में मिल बांट के सोच रहे हो कि एक कोई रास्ता निकाले जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, या फिर दोनों उसमें एग्री करे कि ये रास्ता दोनों के लिए ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता निकालना है। या फिर कॉम्प्रोमाइज, कि थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, और एक जो है सिमिलर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करके जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए। तो इस तरीके से ये 4 स्ट्रेटेजीज है। इसके बाद में हमारा चेक योर प्रोग्रेस 1 आ जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन का मतलब वही है कि आप जो है सामने वाले से अपना इमोशन, फीलिंग, अपनी थॉट्स, ये सारी चीजें आप शेयर कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन में आती है। लिस्ट कल्चरल वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वही है कि लैंग्वेज हो गया आपका, स्टीरियोटाइप्स हो गए आपके, या फिर आपका कोई प्रेजुडिस हो गया, यानी कि कोई पहले किसी चीज सोच रखे कि सामने वाला तो ऐसा ही होगा, तो वो चीजें होंगी यहाँ पे। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट थर्ड वर्ल्ड ऑफ पर्सनल स्पेस। थर्ड वॉल होती है वो हमारी क्या होती है, बिजनेस, जो बोलते हैं बिजनेस वॉल या फिर बिजनेस स्पेस जो बोलते हैं, जिसमें जो जनरल अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन, वो होगी यहाँ पे। इसके बाद में आपका सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के बारे में जानना, आपको अपने बारे में कितना ज्यादा पता है। लिस्ट 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वही चीजें हैं, 5 कंपोनेंट्स थे आपके, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। ये 5 जो है यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद में हमारा 6 क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। 5 स्ट्रेटेजीज थी है, यहीं पे है, ये देख लीजिए आप। अवॉइडिंग है, कम्पीटिंग है, अकोमोडेटिंग है, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा है 8.3, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है। प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस एक्चुअली प्रॉब्लम से होती है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम जो होते हैं उसके कैटेगराइज किया गया है, 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं इसको। एक तो होती है रूटीन प्रॉब्लम, एक होती है नॉन रूटीन प्रॉब्लम। रूटीन प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी रूटीन में लगातार आती रहती है, तो आपको जनरली उसका सॉल्यूशन पता होता है, तो आप उसको स्ट्रेस नहीं लेते हैं। पर नॉन रूटीन प्रॉब्लम जो ओकेशनली आती है आपके पास में, या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं ओकेशनली, तो आपको जो है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता होता, तो आप जो है उसको डील करने में आपको स्ट्रेस होता है। इसके अलावा यहाँ पे वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती है उसको आपको ये पता होता है कि हमें करना क्या है, तो आप उसका एक सॉल्यूशन, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा पर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। उसके अलावा अगर आपकी इल डिफाइंड या फिर पूर्ली डिफाइंड प्रॉब्लम हुई, जिसको आपको उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, तो उस केस में आपको जो है स्ट्रेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद में जो है हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कुछ दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे 5 स्टेप होते हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है उसको पता लगाना, कि प्रॉब्लम के बारे में समझना, यानी कि हम जो है उसको यहाँ पे वेल डिफाइंड कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। तो उसको समझना कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। उसके बाद में स्टेप 2 होता है ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है आइडियाज को लेकर या फिर सॉल्यूशंस को लेकर, चाहे वो कितना भी ज्यादा वाइल्ड हो या फिर कैसा भी हो, आपको उसको सॉल्यूशंस को लेकर जो है ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो फिर आप जो है उसका क्रिएटिव एंड अनयूजुअल जो है आइडियाज निकाल सकते हैं। जब सॉल्यूशंस आपके लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपका स्टेप 3 आता है जो है सिलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको उसमें से
आइडियाज में से कोई भी अप्रोप्रिएट जो आपको सही बैठे, यानी कि ये जो है ज्यादातर हमें रिजल्ट अच्छा देगा, उसको सेलेक्ट करना है। फिर उस सेलेक्ट करने के बाद में, सोल्यूशन को सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपको उसको एक्शन में लाना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद में आपका स्टेप 5 आएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपको उसका रिजल्ट को देखना है कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो इफेक्टिव है तो आपको ऑल वेल एंड गुड, क्योंकि आपका जो है प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। पर अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो आपका जो ब्रेनस्टॉर्म किया था आइडिया से, उनमें से और कोई सोल्यूशन होगा, उसको सेलेक्ट करके आपको उसको ट्राई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद में उसको में रिफ्लेक्ट करना है, और ऐसे ही करते करते आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, ये सॉल्यूशंस जो मिलने के ये जो प्रोसेस बता रखा है, इसमें काफी सारे मेथड्स होते हैं कि सॉल्यूशंस आके ढूंढे कैसे, स्ट्रेटेजीज होती है इसमें। तो स्ट्रेटेजीज में कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है एक। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि तुक्का मारना कि भैया ये करके देख लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। एक तो होता है हेरिटिकल मेथड्स, होता है कि आपका जो थंब ऑफ रूल, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें सिमिलर प्रॉब्लम्स है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिवली कोई थ्योरम टाइप में, या फिर आपका जो है एक पर्सनल जो थंब है, रूल है, ओवर रूल जो बोलते हैं उसका, वो रूल लग के वो काम पूरा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हेरिटिकल प्रॉब्लम। अल्गोरिदम प्रॉब्लम होते हैं जो सिमिलर स्टेप्स है, यानी कि उसका पैटर्न सेम है, सेम पैटर्न के प्रॉब्लम्स को, सेम पैटर्न के सॉल्यूशन जो, यानी कि आपकी एक प्रॉब्लम है जिसमें पैटर्न जो है दूसरे प्रॉब्लम के जैसा है, दूसरे प्रॉब्लम का आपको जो है सॉल्यूशन पता है, तो आप उसके सॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करके देखोगे, शायद से वो काम कर जाए, तो इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। इसके बाद में हमारे इंसाइट एक और दे रखी है। इंसाइट का मतलब है कि आपके पास में कोई इंसाइट आ गई, या फिर आपके पास में एकदम से कोई ख्याल आ गया जो कि आपका काम कर गया, या फिर आपको एक दूरदर्शिता मिल गई है एकदम से। तो वो इंसाइट आपको जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में, एक टेक्निक के रूप में आपको दिख सकती है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती है, वो एक बार हम जो है अपने आंसर में देख लेते हैं। तो ये रही व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रायल एंड एरर हमने बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एल्गोरिदम बता दिया आपका, हेरिटिकल बता दिया। एक है मींस टू एंड एनालिसिस, यानी कि आप जो है अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हो स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, जब तक कि वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। उसको इतना छोटे छोटे भागों में बांट रहे हो कि छोटे छोटे भागों, इतने छोटे छोटे भागों में कि हर एक भाग का सॉल्यूशन मिल जाए। और जब आपके सारे भागों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब आप जो है आपकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मींस टू एंड सॉल्यूशन के बारे में। एनालॉजिकल सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि आपकी, यानी कि सिमिलर नॉलेज है उसके हिसाब से आपको हो गया। एक होगी लेटरल थिंकिंग। ये काफी सॉल्यूशन जो होते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, उनके सॉल्यूशन जो है वो अलग दृष्टिकोण से देखना होता है, यानी कि आपकी अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच लगाना कोई भी, या फिर अजम्पशंस को चेंज करना, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग लगाना, अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखना, इसको जो है लेटरल थिंकिंग बोलते हैं। ये हमारी इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर तो खत्म होता है, पहले चैप्टर प्रोग्रेस है। इससे भी पहले हमारा जो है यहाँ पे बता रखा है कि सेकंड ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है। सेकंड ब्लॉक में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। पहले ब्लॉक में हमने स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसका डिफाइन करने के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, और भी चीजें पढ़ी उसके। तो स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। ये कंप्लीट होगी हमारी जो है मैनेजिंग स्ट्रेस कोर्स। इसके बाद में चेक योर प्रोग्रेस है हमारा लिस्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो वही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद में आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो आइडिया के लिए, फिर सेलेक्ट करोगे जो भी एक सॉल्यूशन है, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसकी इफेक्टिवनेस को आप एवेल्युएट करोगे। अगर वो इफेक्टिव हुआ तो ऑल वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप फिर से जो कोई भी एक ब्रेनस्टॉर्म किया था आइडिया, उनमें से एक सॉल्यूशन लोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करोगे, एंड यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा चेकर प्रोग्रेस टू। यहाँ पे लेटेस्ट सम अप में, यहीं पे यूनिट का सम अप यही है कि इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, जिसमें कम्युनिकेशन आ गई है आपकी। कम्युनिकेशन के बाद में आपका जो है सेल्फ अवेयरनेस आ गई। सेल्फ अवेयरनेस के बाद में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद में आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ गई। तो ये सारी चीजें आपकी होगी। इसके बाद में आपकी डोहरिस विंडो जो है वही है सेल्फ रियलाइजेशन, और ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें आई थी। इसके बाद में हमने जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमने वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड और ये रूटीन, नॉट रूटीन प्रॉब्लम इस टाइप में कैटेगराइज करना सीखा था। और काफी सारे
जो हमने एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स जो है, आइडेंटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें देखी, और फिर कुछ स्ट्रेटजीज है जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, हायरार्किकल मेथड, एल्गोरिदम मेथड, इनसाइड मेथड्स और एक्स्ट्रा मेथड कुछ मैंने बताए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। अब यहाँ पे हम सीधा अपने टर्म एंड क्वेश्चन पे आते हैं। टर्म एंड क्वेश्चन पहले की है, कीवर्ड्स है यहाँ पे। एक्टिव लिसनिंग पता है आपको, कम्युनिकेशन बता दिया है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ा दिया है, इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपकी स्किल्स हैं, नॉट बी वर्बल बिहेवियर यानी कि आपके जो एक्सप्रेशन, फीलिंग, जो ये सारी चीज़ें होगी, पर्सनल स्पेसेस, 3 पर्सनल स्पेसेस थे, वो सारी चीज़ें होगी आपकी। इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस होगी। इसके बाद में हमारा चेक योर प्रोग्रेस, और उसके बाद में हम जो है यहाँ पे आगे टर्म एंड क्वेश्चन पे। टर्म एंड क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल कम्युनिकेशन एज एन कंपोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। द इंटरपर्सनल स्किल्स के रूप में ये कम्युनिकेशन जो है काम करता है, और उसके बारे में आपको बताना है, जो कि हमने बता ही दिया है, काफ़ी डिटेल में बताया था कम्युनिकेशन के बारे में आपको। इसके बाद में हमारा जो है सेकंड जो क्वेश्चन आ गया, वो है पर्सनल बबल्स, या फिर आपका जो है इंटरपर्सनल, या इनर वॉल, मिडल वॉल और आउटर वॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ गई आपकी। इसके बाद में आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, जो कि जोहरीज विंडो है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऊपर आ सकता है, जोहरीज विंडो के ऊपर आ सकता है आपका। पर्सनल पेपर के ऊपर कम चांसेस है, पर ये भी आ सकता है। 6 ही तो क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड देयर 5 कंपोनेंट्स, तो वही है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपका आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपकी 5 स्ट्रेटजीज थी। एक तो है कि आपका अवॉइड कर रहे हो, दूसरा है कि आप जो है जीतना ही है, तीसरा हो गया कि आप छोड़ देते हो, चौथा है कि आप जो है बीच का रास्ता निकालोगे, पांचवा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो दोनों। तो फिर ये हो गया। और छठा क्वेश्चन हमारा हो गया, एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स और उसकी स्ट्रेटजीज काफी सारी है, वो बतानी है। तो 5 स्टेप्स थे जो कि बताए थे, और स्ट्रेटजीज काफी सारी है, ट्रायल एंड एरर मेथड, हेरिटिक मेथड, एल्गोरिदम, ये सारी चीजें होगी आपकी, इनसाइट्स, ये सारे जो है स्ट्रेटजीज होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट 8 खत्म होता है। इसी के साथ में हमारा जो है BPCS 186 जो है वो भी खत्म होता है। सजेस्टिव रीडिंग कुछ और दे रखी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कोर्स खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।